हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, यानी कि सोम का पार्ट 3। तो सोम का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बॉडी, ऐसा स्ट्रेस या वह स्ट्रेस जो बॉडी में इंड्यूस होता है व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज विच आर एक्ट्स टेंजेंशियली across the resisting section as shown, as a result of which the body tends to shear off across the section is known as shear stress। तो शियर स्ट्रेस जब बॉडी में इंड्यूस्ड होता है, तो शियर स्ट्रेस हम लोग, जब कोई बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है तो उसे शियर हम लोग तब कहते हैं जब जब उस बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, एक्ट कर रही हो टेंजेंशियली अक्रॉस द रजिस्टिंग सेक्शन। तो रजिस्टिंग सेक्शन किसको कहते हैं? एक हम लोग क्रॉस सेक्शन को कहते हैं, यानी कि जिधर हमारा जो है जिस जिस तरफ फोर्स लग रहा है और जिधर शियर प्रोड्यूस होता है, जिधर रजिस्ट करता है हमारा टेंजेंशियली, उस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टिंग सेक्शन या हम लोग क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर इस वाला फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग, ये हमारा एक कोई ब्लॉक है और इसमें हम लोग इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, इस सेक्शन की क्या लगा रहे हैं हम लोग? इस सेक्शन के हम लोग टेंजेंशियल या पैरेलल कह सकते हैं अक्रॉस द रजिस्टिंग सेक्शन। अक्रॉस द रजिस्टिंग सेक्शन हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये क्या होगा? इसमें एक शियर क्या होगा? शियर स्ट्रेस इसमें प्रोड्यूस होगा। शियर स्ट्रेस इसमें क्या होगा? इसको देखने को मिलेगा कि इसमें शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है। तो इसी स्ट्रेस को हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है डिफिनेशन में कि द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स हम लोग दिखाए हैं। यहाँ पर इसका फिक्स बेस है। अगर हम लोग ऊपर भी एक फोर्स लगाते हैं और इधर में इसका अपोजिट, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक फोर्स इधर लगाए हैं, हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर फिक्स बेस ना करके यहाँ पर एक और फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये इधर टिल्ट हो जाता है, ये ब्लॉक, और इसकी वजह और ये इसकी फोर्स की वजह से ये इधर टिल्ट हो जाता है। तो इसी की वजह से जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इधर टिल्ट हो जाएगा, ये भी क्रॉस सेक्शन इधर टिल्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं। और इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आती है, जो डिफॉर्मेशन आती है, उसी को हम लोग शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो ये जो होता है शियर स्ट्रेस, वो पैरेलली लगता है। जो फोर्स इसमें अप्लाई होता है वो पैरेलली या सेक्शन के या क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? टेंजेंशियली होता है। जैसे कि क्या पैरेलल है, हम लोग अभी तक परपेंडिकुलर देखे जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते थे, वो या तो टेंसाइल होता था या तो कॉम्प्रेसिव होता था। तो लेकिन ये क्या है? हमारा टेंजेंशियली लगेगा या पैरेलली लगेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन के। अब क्रॉस सेक्शन का मतलब ये थोड़ी किसी ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाएं, और यहाँ पर फोर्स लगाने यहाँ पर फोर्स लगाएं और यहाँ पर फोर्स लगाएं इधर साइड में। तो इसकी वजह से इस क्रॉस सेक्शन में क्या होगा? एक शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेन कहेंगे। तो शियर स्ट्रेस हम लोग समझ चुके हैं, शियर स्ट्रेन भी समझ चुके हैं। एक बार और डिफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो वेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, जैसे कि हम लोग अभी देखे कि इसमें दो या दो से ज़्यादा, जब उसमें क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगती है, तो विच आर एक्ट्स टेंजेंशियल, जो कि टेंजेंशियल लगनी चाहिए। तो जो रजिस्टिंग सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शन है, वो क्या होता है? उसकी वजह से जो क्रॉस सेक्शन हो उसमें क्या है? शियर स्ट्रेस पैदा होता है, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो शियर स्ट्रेन क्या हुआ? उसी के, यानी जिस शियर स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस हुआ या जिसमें हम लोग फोर्स लगाए जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, तो उसकी वजह से उसमें जो डिफॉर्मेशन आया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन आया, उसी को हम लोग शियर स्ट्रेन कहते हैं। और शियर स्ट्रेन को हम लोग इस सिंबल के द्वारा हम लोग इसको दिखाते हैं। इसको हम लोग साइज 5 कहते हैं। और जो द शियर स्ट्रेस इज द स्ट्रेस विच एक्ट्स टेंजेंशियली एंड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़े कि टेंजेंशियली लगता है या पैरेलल लगता है शियर स्ट्रेस उस क्रॉस सेक्शन एरिया के। और ये क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? टाउ से या फिर इस पी क्यू के सिंबल से हम लोग इसको शियर स्ट्रेस को हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर फिगर दे करके हम लोग समझाते हैं कि जैसे कि नॉर्मल फोर्स में क्या होता था, जब हम लोग नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते थे तो क्या होता था कि ये हमारा कोई एक, समझ लीजिए एक मेंबर है या कोई एक हमारा ब्लॉक है, तो उस पर जब हम लोग नॉर्मल फोर्स लगाते थे, नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर जब फोर्स लगाते थे उस क्रॉस सेक्शन के। ये क्रॉस सेक्शन क्या है? ये क्रॉस सेक्शन एक इस तरह से हमारा प्लेन है, ठीक है? प्लेन पर जब हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाते थे, और ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग ए सिंबल से डिनोट करते हैं। और ये इसका ओरिजिनल लेंथ है इस ब्लॉक का। और
ये ठीक है, इसका ओरिजिनल लेंथ है। तो जब इसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो है एक स्ट्रेस क्या होता है, इसमें इफेक्ट देखना पड़ता है, एक देखने को मिलता है, यानी कि इस जो क्रॉस सेक्शन है इसमें एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। और उस स्ट्रेस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो फोर्स है और जिस जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो इस फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, उस पर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और नॉर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा इसके अंदर, जब हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तो नॉर्मल स्ट्रेन और कुछ नहीं, जो हमारा चेंज आएगा लेंथ में, क्योंकि जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, या तो हम लोग इसमें हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, जैसे यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है, या तो टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। जब टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इसमें जो चेंजिंग ऑफ लेंथ है वो इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है तो इसमें लेंथ की जो है डिक्रीजिंग होगी, लेंथ डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो डिक्रीज लेंथ होगा, तो या तो डिक्रीज हो या तो हमारा इंक्रीज हो, उसको तो हम पहले ही फाइंड कर लेंगे। एल को अगर अगर इंक्रीज हुआ है तो उसमें ऐड कर लेंगे, अगर डिक्रीज हुआ है तो उसमें घटा लेंगे। तो वो जो हमारा आएगा वो आएगा चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ही हमारा नॉर्मल स्ट्रेन होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट, या फिर कहें कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेन। तो इस नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लोग देख लिए। नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा एल बाई एल, और नॉर्मल स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ, जब डिक्रीज इन लेंथ हुआ तो हम लोग सिर्फ इसको दिखाने के लिए कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यहाँ पहुँच चुका है, डिक्रीज इन लेंथ हुआ है। तो ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फोर्स की वजह से जो शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं जब शियर फोर्स लगाया जाता है, यानी जब किसी ब्लॉक या जब किसी मेंबर पर, जब किसी बॉडी पर जब कोई टेंजेंशियल या उसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्स लगता है, तब कैसा डिफॉर्मेशन आता है और उसका स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि ये एक ब्लॉक है सेम टू सेम इसकी जैसा, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसमें हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स ना लगा के इस क्रॉस सेक्शन एरिया के जो है अगर पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं या इसका टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, या तो हम लोग इसको सिर्फ एक फोर्स लगा के एक बेस को हम लोग फिक्स कर दिए, या तो हो सकता है कि हम लोग इसको फोर्स लगाएं, इस पर हम लोग फोर्स लगाएं, और यहाँ पे हम लोग इसका बेस फिक्स क्या अगर फेस यहाँ पर फोर्स लगाएंगे और यहाँ पर इसका बेस फिक्स नहीं रखेंगे और इधर ही फोर्स नहीं लगाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये रिफॉर्म ना होगे, इधर क्या होगा, ये पलट जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका जो बेस है इसको फिक्स कर दिए ताकि यहाँ पर हम लोगों को डिफॉर्मेशन देखने को मिले। लेकिन कई जगह पर हम लोग फिक्स बेस नहीं करके क्या करते हैं, इधर ही फोर्स लगाते हैं और इधर ही फोर्स लगाते हैं। इसकी वजह से जो होता है क्या होता है, इधर भी टिल्ट हो जाता है और ये इधर भी टिल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर इसका जो दूसरा बेस है उसको हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं। इस वाले बेस को हम लोग क्या किए हैं, फिक्स कर दिए हैं। ये इसका ओरिजिनल लेंथ है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये जब हमारा इस पर फोर्स लगा हमारा पैरेलल फोर्स, तो ये तो चूंकि फिक्स बेस था, तो फिक्स बेस था, और जब इसमें हम लोग फोर्स लगाए तो ये क्या हुआ, ये जो हमारा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था वो डिफॉर्म होके टिल्ट होके वो इतना थोड़ा इधर हो गया, देख लीजिए ये इतना इस एंगल पर जो है इतना टिल्ट हो गया। तो ये इसमें डिफॉर्मेशन हुआ शियर फोर्स की वजह से या टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। अब देखिए शियर स्ट्रेस जब हम लोग निकालेंगे तो शियर स्ट्रेस का जो हम लोग जानते हैं सिंपल क्या होता है, टाउ होता है इज इक्वल टू। अब देखिए शियर स्ट्रेस जो होता है नॉर्मल जो स्ट्रेस है एकदम सेम टू सेम उसी फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करते हैं, यानी कि जितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ये जो हमारा फोर्स लगा है एफ, ये जो हमारा फोर्स लगा एफ, ये और पर यूनिट एरिया, और एरिया क्या है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो पर यूनिट एरिया। इसका शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब शियर स्ट्रेन कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए नॉर्मल स्ट्रेन तो हम लोग डेल्टा एल बाई एल से निकाल लेते हैं, अगर वॉल्यूमेट्रिक दिया हुआ है तो डेल्टा वी बाई वी से निकालते हैं। इस तरह से जो डायमेंशन उसमें दिया रहता है उसमें हम लोग नॉर्मल निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम लोग शियर का बात करें तो शियर में कैसे होगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब हम लोग एक फिक्स इसका बेस को फिक्स कर दिए तो उसकी वजह से इसमें क्या आया, थोड़ा टिल्ट आया है, और यहाँ पर क्या एंगल बना है, थीटा एंगल। तो ये जो हमारा डिफॉर्मेशन आया इसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि ये तो इसका ओरिजिनल लेंथ है, और इसमें जो डिफॉर्मेशन आया है इसका ओरिजिनल लेंथ से हम लोग देखें तो ओरिजिनल लेंथ से परपेंडिकुलर जो लाइन है उससे कितना डिफॉर्मेशन आया, कितनी दूरी तक ये डिफॉर्म हुआ है, डेल्टा एक्स। तो ये इसका बीच का डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स हम लोग मान लिए हैं, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो इसका स्ट्रेन फाइंड करने के लिए हम लोग tan थीटा का यूज़ करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा थीटा का, डेल्टा एक्स, और एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एल यानी लेंथ। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स वाई एल, और फाई क्या होता है, शियर स्ट्रेन का हमारा सिंबल होता है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स वाई एल, ये हमारा शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया। तो tan थीटा से हमारा क्या हो गया, ये जो एरिया आया, ये जो हमारा डिफॉर्मेशन आया
कितना डिफॉर्म हुआ है, कितना टिल्ट हुआ है, वो डिफॉर्मेशन हम लोगों को पता चल जाएगा शियर स्ट्रेन का डेल्टा एक्स वाई एल से, यानी टेन थीटा के फॉर्मूला से। तो थीटा बराबर डेल्टा फाई बराबर डेल्टा एक्स वाई एल हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया शियर स्ट्रेन का। शियर स्ट्रेन हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं जब हम लोग नॉर्मल शियर स्ट्रेन की बात करते हैं। ओके, तो जब पुशिंग शियर का बात करते हैं तो उसमें हम लोग कोई और फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पुशिंग शियर क्या होता है हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। गाइस अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सिंगल शियर एंड डबल शियर, यानी सिंगल शियर कैसे होता है, यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है, और डबल शियर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंगल शियर का मतलब क्या है कि जब एक ही प्लेन में सिर्फ एक ही सिंगल शियर प्रोड्यूस हो रहा है, और डबल शियर का मतलब क्या है जब दो अलग अलग प्लेन पर दो शियर प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहला देखते हैं हम लोग सिंगल शियर फेलियर ऑफ लैप जॉइंट। लैप जॉइंट का हम लोग देखते हैं। लैप जॉइंट क्या होता है, जब जब एक मेंबर को, चाहे ये किसी भी चीज़ का मेंबर हो, स्टील का हो या किसी भी तरह का मेंबर हो, किसी भी मेटल का मेंबर हो, तो जब मेंबर को एक के बाद एक के ऊपर एक रख करके उसको जब हम लोग रिवेट जॉइंट से उसको जॉइंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैप जॉइंट कहते हैं। तो लैप जॉइंट जैसे यहाँ पर एक हमारा एग्जांपल दिया हो गया है कि यहाँ पर एक मेंबर है, उसके ऊपर एक मेंबर है, और ये दोनों क्या है, रिवेट के द्वारा जुड़े हुए थे। लेकिन जब इसमें हम लोग फोर्स लगाएं, इधर एक फोर्स लगाएं और इसके इधर फोर्स लगाएं, दोनों मेंबर पर अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाएं, तो उसकी वजह से जो रिवेट है यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर एक शियर प्रोड्यूस हुआ, और इसकी वजह से इसमें क्या आया, फेलियर आया। और ये क्या, जो जहाँ पर फेलियर आया उसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ फेलियर कहते हैं। और अगर इसका क्रॉस सेक्शन निकालना है, यानी कि जब हम लोग इसका शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया होगा। फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इसका, क्योंकि ये रिवेट क्या होता है हम लोग जानते हैं, यहाँ पर सर्कुलर रिवेट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर में क्या होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका 2D डायमेंशन है, तो 2D में क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा गोल होगा, हमारा सर्कल की तरह होगा। ये रिवेट का क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसका डायमीटर डी हम लोग मान के चलते हैं। ओके, तो सिंगल शियर फेलियर ऑफ लैप जॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो ए रिवेट इज अ शियर मेंबर, जो रिवेट होता है वो शियर मेंबर होता है, क्योंकि उसको क्या हो सकता है, वो शियरिंग स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस हो सकता है। तो एक रिवेट जो होता है वो एक शियर मेंबर होता है। द रिवेट फेल बाय शियरिंग इफ द शियरिंग स्ट्रेस एक्सीड्स देयर शियर स्ट्रेंथ। तो शियर जब रिवेट फेल कब, रिवेट जो होता है फेल कब होता है, तो जब उस पर जो उसका शियरिंग स्ट्रेंथ है, जितनी वो शियरिंग को सह सकता है, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेस को सहने की, उससे ज़्यादा उस पर जब शियर स्ट्रेस इंड्यूस कर दिया जाता है, एक्सीड कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो रिवेट होता है वो शियरिंग के द्वारा फेल हो जाता है। इन दिस केस जो ये केस दिया गया है जिसमें हम लोग सिंगल शियर फेलियर ऑफ लैप जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ए रिवेट कनेक्ट्स टू प्लेट्स। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर क्या है, एक रिवेट को दो प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया है, यानी कि दो प्लेट को एक रिवेट के साथ कनेक्ट किया गया है। तो इन दिस केस ए रिवेट कनेक्ट्स टू प्लेट्स, एक रिवेट दो प्लेट्स को कनेक्ट कर रहा है। देयर विल बी ओनली प्लेन ऑफ shear failure and the cross sectional area subjected to shear is pi by 4 into d का स्क्वायर। तो जब यहाँ पर दो हम लोग मेंबर का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेन है जहाँ पर क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, प्लेन ऑफ फेलियर है, यानी प्लेन ऑफ शियर स्ट्रेस है, जहाँ पर शियर हम लोगों का प्रोड्यूस होगा। तो जब हम लोग सिर्फ दो मेंबर का बात करते हैं जो कि रिवेट से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पर एक ही प्लेन होगा जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल जिसको हम लोग मानेंगे, और जहाँ पर शियर फेलियर देखने को मिलेगा। और जो चूंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एरिया है, एक ही प्लेन है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एरिया को लेंगे, जो कि ए बराबर क्या होगा हमारा, चूंकि ये सर्कल एरिया है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, जो कि डायमीटर के अंदर होता है, डायमीटर के अकॉर्डिंग होता है पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। वेयर डी इज डायमीटर ऑफ ए रिवेट, जहाँ डी हमारा क्या है, डायमीटर है रिवेट का, और दिस इज कॉल्ड सिंगल शियर फेलियर। और इसी को हम लोग सिंगल शियर फेलियर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब शियर को हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक ही शियर प्रोड्यूस हुआ है। और सिंगल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, शियर लोड यानी जो फोर्स हुआ पर यूनिट एरिया, एरिया सब्जेक्टेड टू शियर, जहाँ पर शियर प्रोड्यूस हुआ, जहाँ पर शियर सब्जेक्टेड हुआ वो एरिया। तो पी हमारा फोर्स हो गया, जितना फोर्स इस पर लगा, और अपॉन में एरिया। एरिया क्या होगा, देखिए एरिया हमारा सिर्फ क्या है, एक ही है, एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर एक ही प्लेन है, तो पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, चूंकि सर्कल का एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर होता है। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर फॉर्मूला किसके लिए है, सिंगल शियर फेलियर ऑफ लैप जॉइंट के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखते हैं हम लोग डबल शियर फेलियर ऑफ बट जॉइंट। अब बट जॉइंट क्या होता है समझिए। बट जॉइंट में जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं, इसमें जैसे कि हम लोग अभी लैप जॉइंट में देखे, तो इसमें क्या था कि जो मेंबर्स थे वो एक के ऊपर एक रखे हुए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। बट जॉइंट में क्या होता है कि जो मेंबर हैं ये एक के बाद एक रखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मेंबर है तो यहाँ पर एक मेंबर होगा, फिर यहाँ पर एक मेंबर होगा, इस तरह से क्या होते हैं, एक के बाद एक रखे होते हैं इसके साथ साथ। और चूंकि इसमें हम लोग को रिवेट लगाना है, तो रिवेट लगाने के लिए हम लोग को इसके कुछ ना कुछ कनेक्शन देना होगा। तो रिवेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, कवर प्लेट लगाते हैं। तो ये मेरे क्या है, कवर प्लेट है,
और ये हमारे जो अंदर हैं वो हैं मेंबर्स, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, अलग बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ प्लस प्लस करके इस तरह काफ़ी सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं। और उन दोनों के इसके ऊपर और नीचे ये सिर्फ एक लाइन में होगा, और इसके ऊपर नीचे क्या होगा, जो होगा कवर प्लेट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमको रिवेट लगाना है। तो ये रिवेट क्या हो गया, क्योंकि एक बीच में है और एक ऊपर और एक नीचे है, तो इस तरह से 3 भागों में बटेगा, यानी 3 प्लेन। इसमें हम लोगों को 2 प्लेन देखने को मिलेगा, एक ये प्लेन ऑफ फेलियर देखने को मिलेगा और एक ये प्लेन ऑफ फेलियर को देखने को मिलेगा। और जब इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे बीच वाले मेंबर में और ये बीच वाला इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों तो कवर प्लेट है और ये दोनों प्लेन और फेलियर है। यानी जब इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से ये क्रैक होगा, जिसकी वजह से ये प्लेन में हमारा शियर देखने को मिलेगा और ये प्लेन में हम लोगों को शियर देखने को मिलेगा। तो ये प्लेन्स ऑफ फेलियर हो गए 2। अब डबल शियर फेलियर ऑफ बट जॉइंट का हम लोग परिभाषा या फिर डेफिनेशन देखते हैं। तो इन दिस केस ए रिवेट कनेक्ट्स 3 प्लेट्स। इस केस में क्या हो रहा है, एक रिवेट 3 प्लेट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। 2 तो हमारे कवर प्लेट हैं और एक मेरा जो मेंबर है वो है। तो बी 2 प्लेन्स ऑफ शियर फेलियर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया और 2 प्लेन्स ऑफ फेलियर देखने को मिल रहा है। अब चूंकि 2 एरिया है तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग अलग अलग शियर स्ट्रेस नहीं निकाल करके क्या करते हैं, एरिया को ही डबल कर देते हैं। यानी जो हमारा शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला था सिंगल शियर स्ट्रेस के लिए क्या था, P अपॉन ए, यहाँ पर हम लोग P अपॉन 2a कर देते हैं। अब यहाँ पर भी चूंकि ये सर्कुलर एरिया होगा, क्योंकि क्या है, रिवेट है, तो सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला π/4 इंटू डी का स्क्वायर होता है और डायमीटर हम लोग क्या लेते हैं, d लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डबल शियर फेलियर। तो डबल शियर का फॉर्मूला शियर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शियर लोड, जो कि उसमें भी था, लोड यहाँ पर डबल नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एरिया को डबल करेंगे। तो शियर लोड हमारा P हो जाएगा और एरिया सब्जेक्टेड टू शियर, जो शियर के जहाँ पर शियर हो रहा है वो एरिया कितना है, एरिया क्या है हमारा π/4 इंटू डी का स्क्वायर है। और चूंकि हम लोगों को यहाँ पर क्या है, 2 प्लेन्स है तो 2 के लिए हम लोग डबल एरिया लेंगे, यानी 2a लेंगे। तो 2 इंटू π/4 इंटू डी का स्क्वायर, यहाँ पर डी का होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया, हमारा डबल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। तो आई होप आप लोगों को इतना जो अभी तक मैंने बताया ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इस वीडियो में। अब गाइस जैसे ही हम लोगों को पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था, जब हम लोग हुक्स लॉ से उसको फाइंड किए थे कि जब हम लोग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जब हम लोग रेशियो निकालते थे उसमें एक हमारा कांस्टेंट आता था रेशियो के बाद, तो जो कांस्टेंट आता था उसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते थे। तो इसी तरह से एक और हमारा क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट होता है, जो कि होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कब फाइंड होता है, जब हम लोग शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन निकालते, उसमें सिर्फ सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन निकाले थे, उसका जब रेशियो निकाले थे तो जो आया था वो था हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो वो जो आएगा वो आएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या उसको हम लोग शियर मॉडुलस भी कहते हैं। तो व्हेन ए बॉडी इज लोडेड विद इन इट्स लिमिट, इलास्टिक लिमिट, इसमें भी हम लोग इलास्टिक लिमिट के अंडर ही बॉडी का बात करेंगे। तो जब एक बॉडी इलास्टिक लिमिट के विद इन यानी इसके अंदर लोड लगाया जाता है, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इज कांस्टेंट। तो जो उसका शियर स्ट्रेस और जो उसका शियर स्ट्रेन है उसका जो रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा। यानी इन दोनों का जब हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे तो वो एक कांस्टेंट आएगा। द कांस्टेंट इज नोन एज शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसी इन दोनों के जो रेशियो से जो कांस्टेंट आएगा उसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सी, जी और एन। इन तीनों इसको जो हम लोग है जो शियर मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम लोग कैपिटल सी से, कैपिटल जी से और कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो पूरा वीडियो लेक्चर्स होंगे हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के, उसमें हम लोग जी को ही डिनोट करेंगे, शियर मॉडुलस को या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को दिखाने के लिए। तो इस तरह से ये तो हमारा इसका जो रेशियो आया वो एक कांस्टेंट आया और इसको हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस को टाउ से और शियर स्ट्रेन को फाई से। तो ये हमारा एक तरह से इसका फॉर्मूला कह सकते हैं। इससे हम लोग 3 तरह के वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। और 3 तरह के वेरिएबल के अगर हम लोगों को यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो निकाल रख दें तो यहाँ पर से हम लोग 2-3 तरह का और वेरिएबल भी फाइंड कर सकते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, सेम टू सेम क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा स्ट्रेन है, स्ट्रेन का तो डायमेंशन ही नहीं होता, यूनिट लेस होता है। तो ये जो स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, वही इसका भी यूनिट हो जाएगा, जी का भी। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अभी जो पढ़े हैं जस्ट जी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हम लोगों ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रेशियो निकाला था हुक्स लॉ में, वो इन दोनों में क्या रिलेशन है वो देखिए। तो इन दोनों में एक रिलेशन बनता है जो कि होता है ये इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। तो ई हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि हुक्स लॉ से हम लोग फाइंड किए थे, जो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है। और 2 इंटू जी, जी क्या है, जी हम लोग अभी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़े, जी जो कि शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन के रेशियो से फाइंड होता है, जो कांस्टेंट आता है वो। तो 2g हो गया।
ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। म्यू क्या है? म्यू है हमारा पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो अभी हम लोग नहीं पढ़ा है, आगे हम लोग पॉइजन्स रेशियो को यहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ याद रखें क्योंकि जो न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, इसमें हम लोग पॉइजन्स रेशियो का कोई खास यूज़ नहीं है। तो लेटरल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होता है हमारा पॉइजन्स रेशियो होता है। लेटरल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? पॉइजन्स रेशियो हो गया। तो ये इन तीनों वेरिएबल से एक हमारा क्या बन रहा है? एक हमारा रिलेशन बन रहा है। तो इन तीनों वेरिएबल से हम लोग इसमें कुछ भी अगर नहीं दिया है तो इससे गिवन, अगर कोई गिवन है और कोई फाइंड करना है तो फाइंड हम लोग कर सकते हैं। तो ये रिलेशन को आप लोग याद रखिएगा। ये रिलेशन हम लोग आगे इसका डिराइव भी करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस यानी ई, बल्क मॉडुलस और के एंड शेयर मॉडुलस और जी आर नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट। तो यंग्स मॉडुलस में हम लोग पढ़े जो कि हम लोग हुक्स लॉ से फाइंड किए थे। बल्क मॉडुलस हमारा लिक्विड और फ्लूइड में आता है, और शेयर मॉडुलस जो है जो अभी हम लोग पढ़े जो कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो ये इन तीनों को हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो दो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक हम लोग जब फ्लूइड में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन है जो कि हमारा बुक में दिया गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन से हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन क्या है? ए मटेरियल हैज इलास्टिक मॉडुलस ऑफ 2 × 10⁵ मेगा पास्कल एंड पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0.25। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक मटेरियल है जिसका इलास्टिक मॉडुलस 2 × 10⁵ मेगा पास्कल दिया गया है, और मेगा पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। और जो पॉइजन्स रेशियो दिया है वो है 0.25। तो कैलकुलेट करने बोल रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? फाइंड करना है हम लोगों को जी यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो गाइस हम लोग जानते हैं एक रिलेशन, वी नो, हम लोग क्या एक रिलेशन जानते हैं अभी जो हम लोग पढ़े थे जो कि था E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, जहाँ हमारा E क्या है? E हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड म्यू क्या है? पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं जो कि हमारा 2 × 10⁵ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2G, जी हम लोगों को फाइंड करना है, और 1 प्लस म्यू 0.25। अब ये क्या हो जाएगा? 2 × 10⁵। देखिए ये क्या हो जाएगा? 2G, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25। अब 2 × 10⁵ अपॉन में क्या आएगा? 1.25। जब इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे और ये 2G, अब इसको हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं इसका क्या वैल्यू आ रहा है। तो गाइज हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 1.25। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 160,000 यानी कि 1,60,000। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ओके। और ये क्या है? 2G। अब G को हम लोग यहीं पर रखेंगे और इसको हम लोग बटे में ले जाएंगे। 160,000 अपॉन 2। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये आएगा 2 8 जा 16 0 0 0। तो ये जो वैल्यू आया यही हमारा क्या हो गया? जी का आंसर हो गया। तो जी का आंसर हम लोग क्या साइंटिफिक नोटेशन के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 × 10⁵। अब चूंकि जी क्या है हमारा ये भी हमारा क्या, इसका भी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो लेकिन न्यूटन पर mm स्क्वायर ही हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ भी जो क्वेश्चन है वो भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही सब कुछ दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये जो लेक्चर है हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइज इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो अगर हम लोग इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल्स को बनाए तो काफ़ी लंबा और लेंदी लेक्चर हो जाएगा। इसलिए मैं इसको 2 लेक्चर में डिवाइड करता हूँ, शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन को। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे और बनाएंगे विथ हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड विथ हेल्प ऑफ जो भी उसके अंदर गिवन डेटा है उसके हेल्प से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पूरी प्लेलिस्ट है उसको भी आप लोग देखें, क्योंकि मैं ऐसे ही डेली आप लोगों को एक ना एक वीडियो देता रहूँगा। जितना भी मेरे से हो सके मैक्सिमम वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, और उसके नीचे जो भी आप लोगों को क्वेरी है इस लेक्चर से या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, या आप लोगों को मुझे कुछ सजेशन देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।